हम सब ने इतिहास पढ़ा है, पर इतिहास है क्या? ये वो कहानी है जो हमें सुनाई जाती है, लेकिन उन कहानियों का क्या जो कभी कही ही नहीं गई। आज हम इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे जिन्हें शायद जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया। ये एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात है ना। जो कुछ भी कागज पर उतर गया वो हमेशा के लिए अमर हो गया, और जो नहीं लिखा गया वो बस वक्त की धूल में कहीं खो गया। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम उन राजाओं के बारे में तो खूब पढ़ते हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन उन महिलाओं के बारे में क्यों नहीं पढ़ते जिन्होंने उन साम्राज्यों की नींव रखी? तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है वैदिक काल से, एक ऐसा दौर जहां महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और दर्शन के सबसे ऊंचे मंचों पर अपनी जगह बना रही थीं। जरा सोचिए, ये सवाल गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछा था, वो भी राजा जनक के भरे दरबार में। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल नहीं था, ये उस दौर की एक महिला के बौद्धिक साहस का, उसके आत्मविश्वास का ऐलान था। ये समझना बहुत जरूरी है कि गार्गी का ऐसा करना उस जमाने में कितनी बड़ी बात थी। एक ऐसा समाज जहां ज्ञान को अक्सर पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, वहां गार्गी जैसी महिलाएं इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे रही थीं। और हाँ, गार्गी अकेली नहीं थी। उन्हीं की तरह एक और महान दार्शनिक थी, मैत्रेयी। उनके शब्द तो आज भी भारतीय दर्शन की नींव माने जाते हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही सच है। तो ये तो हुई ज्ञान और दर्शन की बात। अब उस क्षेत्र में चलते हैं जहां तलवारें चलती थीं और साम्राज्य चलाए जाते थे, यानी शासन और राजनीति के मैदान में। यहाँ महिलाएं सिर्फ विचार नहीं कर रही थीं, बल्कि हुकूमत कर रही थीं। देखिए, जब भी हम शासक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी राजा की ही तस्वीर आती है ना? पर असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। काकतीय साम्राज्य की रानी रुद्रमा देवी को ही ले लीजिए। उन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, बल्कि एक पुरुष शासक की तरह युद्ध के मैदान में अपनी सेना को लीड भी किया। ये शब्द किसी भारतीय इतिहासकार के नहीं, बल्कि एक विदेशी यात्री के हैं। इससे पता चलता है कि रुद्रमा देवी का शासन कितना अनोखा और प्रभावशाली था। उनकी चर्चा सिर्फ उनके राज्य में नहीं, बल्कि दूर दूर तक थी। मतलब साफ है, रुद्रमा देवी सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक प्रतीक थीं। इस बात का जीता जागता सबूत कि शासन करने के लिए लिंग नहीं बल्कि काबिलियत मायने रखती है। अब बात करते हैं संघमित्रा की। उनकी यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक मिशन समझना भूल होगी। सोचिए, एक महिला भारत से पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा लेकर समंदर पार करती है और श्रीलंका में एक नई आध्यात्मिक परंपरा की नींव रखती है। ये भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का एक शानदार उदाहरण था। अब एक ऐसे शासक की बात करते हैं जिनका दर्शन आज के नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, अहिल्याबाई होलकर। वो मानती थीं कि राजा का काम हुकूमत करना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने काम से इसे साबित भी किया। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए, व्यापार के रास्तों को सुरक्षित बनाया, एक ऐसी न्याय व्यवस्था बनाई जो सबके लिए थी, और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनका काम बहुत बड़ा और दूर तक असर डालने वाला था। तो अगर ये महिलाएं इतनी शक्तिशाली थीं, इतनी प्रभावशाली थीं, तो फिर एक सवाल मन में जरूर उठता है, हमारे इतिहास की किताबों में इनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये नाम कहाँ गायब हो गए? और यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम सवाल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गार्गी, रुद्रमा देवी और अहिल्याबाई जैसी महान हस्तियों को इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं? इसका पहला जवाब बहुत सीधा है और शायद थोड़ा कड़वा भी। इतिहास हमेशा वो लोग लिखते हैं जो जीतते हैं, जो सत्ता में होते हैं, और सदियों तक सत्ता पुरुषों के हाथ में रही, तो जाहिर है उन्होंने अपनी कहानियां लिखी और दूसरों की कहानियों को या तो नजरअंदाज कर दिया या फिर छोटा कर दिया। और दूसरा बड़ा कारण था औपनिवेशिक दौर का लेखन। ब्रिटिश इतिहासकारों ने दुनिया के सामने भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश की जहां महिलाएं हमेशा से दबी कुचली रही हैं। इस एक तरफा कहानी को सही साबित करने के लिए उन्होंने रुद्रमा देवी और अहिल्याबाई जैसी शक्तिशाली महिला शासकों के पूरे इतिहास को ही अनदेखा कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है
कि अब वक्त बदल रहा है। अब समय आ गया है कि इन भूली बिसरी कहानियों को फिर से खोजा जाए, उन्हें याद किया जाए और इतिहास में उन्हें उनका सही सम्मान दिलाया जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये महिलाएं अपने आप नहीं भूलीं, उन्हें भुलाया गया। ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी। और जब इतिहास से महिलाओं को मिटाया जाता है तो सिर्फ कुछ नाम नहीं मिटते, आधी आबादी की प्रेरणा और उनकी संभावनाओं को मिटा दिया जाता है। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि जब तक हम इन महिलाओं के योगदान को नहीं समझेंगे, तब तक भारत के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। ये हमारी साझी विरासत है और इनके बिना भारत की कहानी पूरी नहीं हो सकती। तो अब से जब भी कोई इतिहास की बात करे तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि इसमें महिलाओं की कहानियां कहाँ हैं? क्योंकि जब तक इतिहास में इन सभी की आवाज़ शामिल नहीं होगी, तब तक हमारी कहानी अधूरी ही रहेगी।